हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एबीजी के ऑनलाइन। आज बच्चों मैं आप लोगों के लिए नीट निर्माण 2026 का डे 3 लाइव सेशन लेके आया हूं, जिसमें हम लोग सबसे पहले आज कवर करने जाएंगे अपनी केमिस्ट्री क्लास में पिछले ही टॉपिक को, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा था सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आज जो मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाने आया हूं बेटा, दैट इज अबाउट मैटर। आज हम लोग मैटर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैटर कितने टाइप का होता है, किस तरीके से मैटर का क्लासिफिकेशन किया जाता है, ये सारी चीजें आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जाऊंगा। उम्मीद करूंगा बहुत सारे बच्चे आ चुके होंगे लाइव सेशन के लिए। बट सबसे पहले शुरू करने से आप लोग एक बार मेरे को कमेंट में बता दीजिए कि मेरी ऑडियो और वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। आप सभी के पास प्रॉपर ऑडियो पहुंच रहा है कि नहीं, कोई भी एक बच्चा मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता दे बेटा, तो जिससे हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करें। चलिए ओके, तो हम सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग बात करने जाएंगे बेटा मैटर की। तो बात ये आती है कि मैटर होता क्या है। बेसिक सी आप 9th-10th में आप लोगों को ये डेफिनेशन बचपन से सिखाई जा रही होगी। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ये बचपन से 9th-10th से ही सब बच्चों को सिखाया जाता है। मैटर उस चीज को कहते हैं जिसके पास वजन होता है, वेट होता है, और वो हमारे इन्वायरमेंट में स्पेस ऑक्यूपाई करे, मतलब उसके पास कोई ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम मैटर का नाम देते हैं बेटा। क्या बोलते हैं उन्हें हम? मैटर को। ठीक है, तो उन्हीं को मैं थोड़ा सा आगे इलेबोरेट करके आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। मैटर, तो मैटर क्या है समझिएगा। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो बेटा मैटर हर उस चीज को बोलते हैं जिसके पास क्या है, मास है, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। स्पेस क्या ऑक्यूपाई करता हो बच्चा पार्टी? स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। क्लियर है? तो हम चारों तरफ जितनी भी चीजें देखते हैं वो सब मैटर है। जो भी आपको अपने चारों तरफ ऑब्जेक्ट, कोई भी आप अपने पड़ोस में बैठ के आप पढ़ रहे हो अभी, तो आपके पड़ोस में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो होगा, उसको भी देखोगे तो वो भी क्या है? मैटर। क्यों? क्योंकि उसका कुछ ना कुछ तो वेट है, और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, क्योंकि उसके पास भी खुद का कोई वॉल्यूम है। चले, तो वही लिखा है, एवरीथिंग अराउंड अस, फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर, ऑल लिविंग बींग्स एंड एक्सेट्रा। जो भी आपको अपने आस पड़ोस में चीजें दिख रही हैं, वो सब किससे बनी हुई है? मैटर। किससे बना हुआ है बेटा वो सब चीज? मैटर से। तो मैटर हर उस चीज को बोलते हैं बेटा जिसके पास मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे। क्लियर है? हाँ या ना? उम्मीद करूंगा यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब बात ये आती है कि हम मैटर को पढ़ तो लेते हैं, देख तो लेते हैं, अब एक मैटर तो है नहीं हमारे चारों तरफ, बहुत डिफरेंट वैरायटी के मैटर हैं। तो हम किस मैटर को किस तरीके से पढ़ेंगे, तो उसके लिए हमें इसका क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, ग्रुपिंग करनी पड़ती है, मैटर के ग्रुप्स क्रिएट करने पड़ते हैं। तो वही मैं क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूं। मैटर को हम बेटा दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, याद रखना। एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल तरीका। दो तरीके से हम मैटर का क्लासिफिकेशन करते हैं, एक फिजिकल बेसिस पे करते हैं और एक केमिकल बेसिस पे करते हैं। फिजिकल बेसिस पे आपने तीन टर्म के नाम सुन रखे होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तीन स्टेट ऑफ मैटर आपने पढ़ी होगी, हाँ या ना? उसी को मैं आज एक्सप्लेन करूंगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक चौथी स्टेट भी होती है प्लाज्मा, उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। हम बेसिक फिजिकल स्टेट की बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, फिजिकल मेथड के बेसिस पे। ठीक है ना? तो मैटर को बेटा दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। क्या क्या? फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मैटर तीन प्रकार का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब मैं इन तीनों स्टेट ऑफ मैटर को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, कुछ इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिससे आपको क्लियर हो कि फर्क क्या है इन तीनों में। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आप एक मेन डिफरेंस आपने ऑब्जर्व कर रखा होगा। सॉलिड, सॉलिड ऐसा मैटर होता है बेटा जिसके पास एक फिक्स वॉल्यूम होता है। क्या होता है बेटा? एक फिक्स वॉल्यूम पाया जाता है। सेम चीज लिक्विड में भी, लिक्विड भी एक ऐसा मैटर है जिसके पास एक फिक्स वॉल्यूम होता है। बट गैस है, इसके पास फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। एग्जांपल से समझो, आपके पास ये पेन है, मेरे पास ये पेन है, आपके पास भी होंगे। क्या इसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं? फिक्स होगा, कुछ ना कुछ भी हो। मान लो इसका वॉल्यूम मैं बोल रहा हूं आपके लिए 10 ml है। कितना ml है?
10 ml या 10 लीटर कुछ भी मान सकते हो, XYZ एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, इसका मान लेते हैं हम लोग, इसका वॉल्यूम कितना है 10 ml। अभी मैं ये हाथ में पकड़ा हुआ हूँ, तब भी इसका वॉल्यूम 10 ml है। मैं इसको अपनी टेबल पे रख दूंगा तब भी इसका वॉल्यूम 10 ml ही रहेगा। मैं इसको कहीं दूसरी जगह जाके भी रख दूंगा तब भी क्या इसका वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है। क्योंकि ये क्या है? एक सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है। तो इसीलिए सॉलिड होता है मैटर तो उसके पास फिक्स वॉल्यूम होता है। अब लिक्विड की बात मैं कर रहा हूं, तो एक एग्जांपल लिक्विड का उठा लो भाई। एक ग्लास पानी भर लो आप, 100 ml का मान लो, 100 ml का ग्लास है पानी का, उसमें पानी आपने पूरा 100 ml भर लिया। वॉल्यूम आपको पता है इस ग्लास में कितना है पानी का? 100 ml। अब एक बीकर लो या जग लो, खाली रखना उसको, उसमें इस ग्लास का पानी को उस जग में पोर आउट कर देना, डाल देना उसमें। अब उस वॉल्यूम को चेक करना, क्या वो वॉल्यूम उस जग के अंदर पानी का जो होगा, क्या वो 10 ml 100 ml ही होगा या उससे कम होगा या ज्यादा होगा? डेफिनेटली वो 100 ml ही होगा। भाई एक गिलास पानी था, वो तुमने जग में डाल दिया, खाली जग में, तो उसमें एक गिलास पानी के बराबर ही तो वॉल्यूम आएगा, ना उससे ज्यादा आएगा ना उससे कम आएगा, डेफिनेटली उतना ही वॉल्यूम होगा। तो लिक्विड क्या है? पानी है कि नहीं है? क्या उसका वॉल्यूम ग्लास में रखा है जो 100 ml है, क्या वो जग में जाकर 200 ml हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड स्टेट है और उसका भी वॉल्यूम क्या रहता है? फिक्स रहता है। क्या रहता है उसका भी वॉल्यूम बेटा? फिक्स रहता है। क्लियर है? चले गैसेस की मैं बात करूं। गैस एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता बेटा। आपके घर में एलपीजी का सिलेंडर होगा, आपने देखा होगा, उसके अंदर हमने गैस भर रखी है। अगर वही सिलेंडर मैं किसी बड़े से रूम में जाके ओपन करके खोल दूं, उसकी सारी गैस उस रूम में फैला दूं, तो क्या उस गैस का वॉल्यूम चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा। जो पहले गैस आपके सिलेंडर के अंदर थी वो सारी गैस आपके पूरे रूम में स्प्रेड आउट हो जाएगी। तो गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। आप गैस को जिस कंटेनर में रखोगे वो गैस उस कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। तो गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। गैस को जिस कंटेनर में रखा जाता है उसी कंटेनर का वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम कहलाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, दूसरी बात, सॉलिड के पास फिक्स शेप होती है। क्या होती है बेटा? फिक्स शेप। क्लियर है? बट लिक्विड के पास फिक्स शेप नहीं होती। अब इस पेन की वापस से बात कर रहा हूं, वॉल्यूम फिक्स था, अब इस पेन की शेप देख लो। आप सभी के पास भी, आपके पास भी पेन होगा, इसको देखें, अपने पेन को देखें, शेप दिख रही होगी आपको। अब मैं इस पेन को कहीं पे भी रख दूं, टेबल पे रख दूं, कहीं दूसरे कमरे में जाके रख दूं, बेड पे रख दूं, जमीन पे डाल दूं, क्या इसकी शेप चेंज होगी? क्या इसकी शेप चेंज होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है। इसीलिए सॉलिड का प्रॉपर्टी होती है इसकी शेप फिक्स रहती है। बट यही काम तुम लिक्विड के साथ करो, पानी के साथ करो। मैंने क्या बोला था? पानी ग्लास में रखा है, उस पानी की शेप बिल्कुल उस ग्लास की शेप के बराबर ही होगी जिसमें उसको रखा गया है। अब इस पानी को लेके मैं एक बाउल में कर लूं पूरा, तो अब पानी की शेप किसके जैसी हो जाएगी? उस बाउल के जैसी हो जाएगी। तो क्या इसकी शेप फिक्स हुई? नहीं। तो लिक्विड ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसके पास खुद की कोई शेप नहीं होती, वो कंटेनर की शेप को अटेन कर लेता है। जिस कंटेनर में आप लिक्विड रखोगे उस लिक्विड की शेप उसी कंटेनर जैसी हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट, गैसेस। जब भाई वॉल्यूम ही फिक्स नहीं है तो शेप तो फिक्स होने की कोई बात होगी ही नहीं। जहां वॉल्यूम ही फिक्स नहीं है तो शेप तो फिक्स होने की बात ही खत्म। हाँ या ना? नेक्स्ट, सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है बेटा? सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, अब भाई ये भी तो मैटर ही है, मैटर की बेसिक यूनिट तो कोई ना कोई होगी, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। सॉलिड में जो प्रेजेंट पार्टिकल्स होते हैं बेटा, वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न में अरेंज होते हैं, जस्ट लाइक दिस। जैसे मैं ये बना रहा हूं, सॉलिड है मान लो कोई, उसके ये पार्टिकल्स बना रहा हूं मैं आपके लिए राउंड राउंड करके। क्लियर है? तो ये एक फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज है, ध्यान से देखो, बिल्कुल फिक्स पैटर्न, एक बिल्कुल डिजाइन में अरेंज है। हाँ या ना? दूसरी बात, इसके पार्टिकल्स को देखो, इनके बीच में डिस्टेंस भी बहुत कम है, इनके बीच में डिस्टेंस भी बहुत कम है। तो ये सॉलिड का फीचर होता है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोजली बैठे होते हैं और एक यूनिफॉर्म पैटर्न में बैठे होते हैं। वहीं पे मैं जब लिक्विड की बात करूं, किसकी मैं बात करूं बेटा? लिक्विड की, तो इसमें पैटर्न यूनिफॉर्म नहीं होता। इसमें पैटर्न, एक यूनिफॉर्म पैटर्न जरूरी नहीं है मिलेगा। हाँ या ना? इसमें एक यूनिफॉर्म पैटर्न का कोई कंसेप्ट नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। बट खासियत क्या है कि इसके मॉलिक्यूल जो बिल्कुल पास पास बिल्कुल ठोस होके बैठे हुए थे, इसमें क्या है? थोड़ा सा फ्री है, इसके पार्टिकल्स थोड़ा सा फ्री हैं। क्या ये पार्टिकल मूव कर पाएंगे सॉलिड के? नहीं कर पाएंगे। पर लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा मूव कर पाएंगे इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स। और गैसेस तो भाई बिल्कुल मनमौजी है, आवारा। हाँ या ना?
इसके पार्टिकल्स तो भैया रैंडमली प्लेस्ड होते हैं, कोई फिक्स शेप, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं मिलता। एक कहीं पड़ा हुआ है मॉलिक्यूल तो दूसरा कहीं पड़ा हुआ है। और इनकी मोशन की तो बात ही मत करो, कहीं पे भी चले जाते हैं इसके पार्टिकल, रैंडम मोशन करते हैं ये लोग। कैसा मोशन करते हैं? रैंडम, क्योंकि बिल्कुल जगह खाली खाली पड़ी है इनके पास, हाँ या ना, कहीं पे भी ये जा सकता है पार्टिकल आसानी से। तो ये डिफरेंस होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में, जो क्या है? मैटर की फिजिकल स्टेट है बेटा। क्या है? मैटर की फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मैटर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चा पार्टी? 3 प्रकार का मैटर होता है। क्लियर है यहां तक? चले नेक्स्ट। अब मेन जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं दैट इज केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। कौन सा बच्चा पार्टी? मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ठीक है ना? तो ध्यान से समझेंगे। अब फिजिकल तो समझ में आ गया होगा, अब बात मैं कर रहा हूं केमिकल की। केमिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से 2 टाइप के मैटर होते हैं, कुछ तो होंगे प्योर और कुछ होंगे मिक्सचर्स। क्या होंगे बेटा? कुछ तो प्योर मैटर होते हैं और कुछ मिक्सचर्स। केमिस्ट्री में कुछ भी इम्प्योर नाम की कोई चीज नहीं होती। केमिस्ट्री में जो भी कुछ होता है वो मिक्सचर ही होता है, कोई इम्प्योर नाम की कोई चीज नहीं। इम्प्योर में भी तो आप मिक्सचर ही है यार। आपको जैसे पानी है, पानी में मैं गंदगी डाल दूं, मिट्टी घोल दूं, तो क्या है? वो भी तो एक मिक्सचर ही है। अब आप बस ये कह दोगे ये गंदा पानी है, इम्प्योर पानी है, हाँ या ना? तो है तो वो भी एक प्रकार का मिक्सचर ही। केमिस्ट्री में कोई भी चीज इम्प्योर नहीं होती, सब कुछ जो भी होता है अगर इम्प्योरिटी तुम्हें मिलती भी है तो उसे मिक्सचर का नाम दिया जाता है। चले नाइस। तो हम बात कर रहे हैं मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं प्योर सब्सटेंसेस की। किसकी बच्चा पार्टी? प्योर सब्सटेंसेस। मैटर प्योर है तो मैटर प्योर में भी कितने टाइप का होता है? तो अगर कोई मैटर प्योर है तो या तो वो क्या होगा? एलिमेंट होगा, या क्या होगा? कंपाउंड होगा। तो प्योर जब मैटर की मैं बात करूंगा तो प्योर मैटर 2 ही होते हैं, या तो एलिमेंट्स होंगे या कंपाउंड्स होंगे। मिक्सचर की जब हम बात करेंगे तो वो 2 टाइप के मिलेंगे, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। 2 टाइप के मिक्सचर्स पढ़ते हैं हम, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। क्लियर है, हाँ या ना? तो इन्हीं को मैं आगे जाके एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड, मिक्सचर इज होमो एंड हेट्रो। यही सारी चीजें मैं डिटेल में, मेरे ख्याल से सॉलिड, लिक्विड, गैस तो क्लियर होगा सभी को। इसको मैं एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है? चले तो पहले इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा। सबसे पहले मैं फिजिकल क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं रीड आउट कर देता हूँ आप सभी के लिए। ये सब समझा दिया मैंने आपको प्रॉपर तरीके से, पढ़ के देखेंगे, मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन आउट कर दी है। क्लियर है बच्चा पार्टी? हाँ या ना? चले देखें। On the basis of physical state of matter is classified into 3 categories, that is solid, liquid and gases. किस किस में? solid, liquid and gases. Solid matter क्या होता है? In this state, particles are held very close to each other in an orderly fashion. बिल्कुल पास पास बैठे हुए होते हैं and there is not much freedom of movement. और यहाँ पर particle easily freely move नहीं कर पाते, ये मैं बात बता चुका हूँ। Liquid, in this state particles are close to each other but they can move around. इसमें particles पास पास तो होते हैं बट उनके बीच में इतना स्पेस होता है कि ये आराम से मूव कर पाते हैं। और गैसेस में तो भाई पूछो ही मत। in this state particles are far apart, बहुत दूर दूर होते हैं as compared to those of solid and liquid and their movement is easy and fast. बहुत easy और fast movement होता है जिसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन, इसी को हम जिगजैग मोशन भी कहते हैं। जिगजैग मोशन क्या बोलते हैं बेटा? जिगजैग मोशन। इसी को ब्राउनियन या जिगजैग मोशन बोला था। इसमें मतलब क्या करता है? पार्टिकल है, यहां बैठा है, कभी यहां पहुंच जाएगा, फिर कभी यहां पहुंच जाएगा, फिर कभी यहां पहुंच जाएगा, कभी यहां चला जाएगा ये पार्टिकल, कभी यहां चला जाएगा, कभी यहां, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, कहीं पे भी चला जाता है ये पार्टिकल मूव करते करते। तो ये गैसियस स्टेट की खासियत है। कौन सी स्टेट की खासियत है बेटा? गैसियस स्टेट की। क्लियर है, हाँ या ना? चल रहा हूं मैं आगे। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? उम्मीद करूंगा यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। चले आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक देखें हम किसके? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैंने तीनों चारों पॉइंट बता दिया आप लोगों को, ध्यान से पढ़ लीजिए। देखें, सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। बता रखा है मैंने, अभी जस्ट समझाया आपको। सॉलिड कोई है मैटर तो ना तो उसकी शेप बदलती ना उसका वॉल्यूम में चेंज आता। लिक्विड, लिक्विड की वॉल्यूम तो डेफिनेट है पर शेप फिक्स नहीं है। तो लिक्विड जिस कंटेनर में आप लिक्विड को रखोगे
वो लिक्विड उसी कंटेनर की शेप ले लेता है। तो वही लिखा है, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस। तो आप अगर ग्लास में पानी को भरोगे तो ये इस ग्लास की शेप ले लेगा पानी, और अगर किसी बाउल में पानी को भरोगे तो यही सेम पानी इस बाउल की शेप ले लेगा, यही पानी इस बाउल की शेप ले लेगा। शेप फिक्स नहीं होती बट वॉल्यूम, यहां पर भी अगर इसका वॉल्यूम 10 ml है तो इसमें भी ये वॉल्यूम 10 ml ही होगा, बट शेप दोनों की अलग। कौन सी? कंटेनर की शेप में आ जाएगा वो पानी। चले आगे, नेक्स्ट गैसेस की मैं बात कर रहा हूं। ना तो इनके पास कोई डेफिनेट शेप होती, ना इनके पास कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता। दे कंप्लीटली ऑक्यूपाई द स्पेस इन द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस। तो इनका वही तो फिर बात आएगी गैस का वॉल्यूम क्या मानते हैं सर? तो गैस का वॉल्यूम वही मान लिया जाता है जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है। गैस के पास कोई खुद का डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता कि मैं इस गैस को छोटे कंटेनर में भरूं या बड़े कंटेनर में। तो जैसे ही मैं कंटेनर चेंज करूंगा तो गैस का वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है बच्चा पार्टी? उम्मीद करूंगा यहां तक समझ में आया होगा। चलें, तो ये था फिजिकल बेसिस पे क्लासिफिकेशन। किस बेसिस पे बेटा? फिजिकल बेसिस पे मैटर का क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इसमें खासियत क्या है? ये जो तीनों स्टेट मैंने आपको पढ़ाई है, आपको गैस, लिक्विड और सॉलिड, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीनों स्टेट इंटर कन्वर्टेबल होती हैं, मतलब सॉलिड को हम लिक्विड भी बना सकते हैं, लिक्विड से हम गैस भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? लिक्विड से हम गैस भी बना सकते हैं। उसका ऑपोजिट भी कर सकते हो, गैस को आप लिक्विड भी बना सकते हो, लिक्विड से सॉलिड। एग्जांपल देखो, आप सबसे बड़ी एग्जांपल जानते होगे, बट ये कब हो पाएगा? जब हम प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे बेटा? प्रेशर और टेम्परेचर को। चेक करो, सॉलिड, आइस मान लो, आइस तो देखी होगी, बर्फ सॉलिड होती है, हीट कर दे, किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चा पार्टी? वाटर। ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है। क्लियर है? लिक्विड को और हीट कर दो आप, ये लिक्विड स्टीम बन जाएगी। क्या बन जाएगी बच्चा पार्टी? स्टीम। और स्टीम मेरे ख्याल से गैस होती है। तो जैसे ही मैंने हीट किया, क्या हीट किया मतलब टेम्परेचर बढ़ाया, तो आइस कन्वर्ट्स टू वाटर, और वाटर को और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मैं, देन वाटर कन्वर्ट्स टू स्टीम। तो आपने दो प्रोसेस के नाम सुने होंगे, मेल्टिंग एंड वेपोराइजेशन। आपने दो प्रोसेस के नाम सुने होंगे, मेल्टिंग एंड वेपोराइजेशन। उम्मीद करूंगा शायद याद होगा आप लोगों को। एक प्रोसेस जब सॉलिड से लिक्विड बनता है, इसको मेल्टिंग कहते हैं, और लिक्विड से गैस बनता है तो उसको वेपोराइजेशन कहते हैं, वेपर बनाना। अब इसका ऑपोजिट भी हो सकता है भाई, जब टेम्परेचर बढ़ाने पे चेंज हो रहा तो घटाने पे भी तो चेंज होगा। बिल्कुल होगा। अगर मैं गैस को ठंडा कर दूं तो स्टीम से वाटर बन जाएगा, जिसको हम कंडेंसेशन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बच्चा पार्टी? कंडेंसेशन का। और अगर मैं इस लिक्विड को और ठंडा करूं और टेम्परेचर गिराऊं तो इसको फ्रीजिंग का नाम देते हैं। वाटर से क्या बन जाएगी? आइस। तो सीधी सी भाषा में एक ही बात समझाई जा रही है कि ये जो तीनों स्टेट ऑफ मैटर हैं ये इंटर कन्वर्टेबल हैं ऑन चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आप टेम्परेचर प्रेशर बदलोगे तो इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। दैट्स इट। मेरे ख्याल से यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। चलो मैं आगे, नेक्स्ट। अब मैं बात करने जा रहा हूं बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। किसकी बेटा? केमिकल क्लासिफिकेशन। तो दो टाइप के हैं, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। तो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूं पिछले में जो लिखा हुआ था, फिर आप एक एक करके उसको रीड आउट करेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी? देखें, तो प्योर की बात कर रहा हूं मैं पहले। किसकी बात कर रहा हूं? प्योर। प्योर में भी मैं सबसे पहले आपकी बात कर रहा हूं एलिमेंट की। अब प्योर क्यों बोलते हैं बेटा इसे? भाई प्योर तभी तो बोला जाएगा जब ये एक ही टाइप्स की चीजों से मिलकर बना होगा। मैटर, अच्छा मैटर हमें मान लो हम भी मैटर ही है। हमें एग्जांपल उठा लो ना, आप, मैं, हम सब कौन है? हमारे पास भी मास है, हमारे पास भी वॉल्यूम है, हम सब मैटर है। जब भी कोई मैटर होता है तो उसकी कोई ना कोई बेसिक यूनिट तो होती है, कोई ना कोई बेसिक यूनिट तो होती है। अगर मैं अपनी बात करूं बायोलॉजी के हिसाब से, अगर मैं देखूंगा तो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारी बेसिक यूनिट किसके मानते हैं? हम सेल को मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेल मिलते हैं तब हम बनते हैं। ये तो सुना तो होगा ना, ये वाली बेसिक सी चीज है तो। बट अब वो सेल भी किससे बना होगा, और उस सेल में जो चीज मिल रही है वो किससे बनी होगी? तो बेटा एक बहुत पुराने टाइम की कहावत है कि जब भी हम मैटर को तोड़ते चले जाएंगे, तोड़ते चले जाएंगे, तोड़ते चले जाएंगे, किसी भी मैटर को आप तोड़ते चले जाओ, डिवाइड करते जाओ, डिवाइड करते जाओ, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके आगे उस मैटर को डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो उस पॉइंट पर जो हमें चीज ऑब्टेन होती है, जो हमें पार्ट मिलता है मैटर का, उसको हम एक नाम देते हैं जिसका नाम आपने शायद सुना होगा, एटम। क्या सुना होगा? एटम। बेटा दुनिया में कोई भी मैटर है सब एटम से बन के मिल के बने हैं।
दुनिया में कोई भी चीज है तो वो सब एटम से ही मिलके बना है। तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। प्योर सब्सटेंसेस कितने प्रकार के हैं? एलिमेंट और कंपाउंड। अब किसी भी चीज को प्योर क्यों बोला जाए? क्योंकि उसमें कोई और दूसरा नहीं होगा, कोई मिलावट नहीं होगी, कोई उस पर्टिकुलर चीज के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं होगी। हाँ या ना? प्योर तभी तो बोलोगे भाई। प्योर किसको बोला जाता है? जो बिल्कुल शुद्ध है। जैसे दूध है, दूध में कोई मिलावट ना करो, केवल वो दूध ही हो, उसमें कोई पानी वानी या कुछ और रिफाइंड कुछ ना मिला हो, केवल वो प्योर मिल्क हो, तभी तो उसे प्योर बोलोगे। ऐसे ही मैटर में अगर उस मैटर में कोई और चीज आके मिल जाए तो वो प्योर रहेगी क्या? नहीं। तो हमें क्या है? प्योर की बात कर रहे हैं। तो प्योर आपको नेचर में दो ही टाइप के मैटर मिलते हैं, या तो एलिमेंट होंगे या कंपाउंड होंगे। एलिमेंट क्लियर है? तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? एलिमेंट। एलिमेंट एक ऐसा मैटर है जिसकी बेसिक यूनिट सेम टाइप ऑफ एटम। बेसिक यूनिट क्या है? इसके अंदर आपको सेम टाइप के एटम मिलेंगे। जैसे एलिमेंट आपने सुने होंगे, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सुने हैं कि नहीं सुने? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब कौन है? ये सब जो मैं बना रहा हूं, दीज ऑल आर एलिमेंट्स। ये सब कौन है बेटा? ये सब एलिमेंट्स हैं। क्या है ये सब? एलिमेंट्स। और ये सब किस में पाए जाते हैं? किस में अरेंज करे गए हैं? पीरियोडिक टेबल में। टोटल मैं पहले ही बता चुका हूं, हमारे नेचर में आज की तारीख में 118 एलिमेंट्स हमारे पास है। तो इन्हीं एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं। तो एलिमेंट जो हमारे पास है पीरियोडिक टेबल में, वो एक प्योर मैटर है। क्या है? वो एक प्योर मैटर है बेटा। क्या है? वो एक प्योर मैटर है। क्लियर है? तो मैं उसी को समझाने जाऊंगा। तो एलिमेंट की अगर आप बेसिक यूनिट उठाओगे तो वो कौन होगी? एटम। वहीं पे मैं कंपाउंड की बात करूं तो कंपाउंड की बेसिक यूनिट, कंपाउंड की क्या बच्चा पार्टी? बेसिक यूनिट। कंपाउंड की बेसिक यूनिट, इसकी बेसिक यूनिट होती है मॉलिक्यूल। क्या होती है? मॉलिक्यूल, जो कि ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है बेटा? ग्रुप ऑफ एटम। जैसे H2O, ये कंपाउंड है। CO2, ये कंपाउंड है। NH3, ये सब कंपाउंड है। क्लियर है? तो मॉलिक्यूल बेसिक यूनिट ऑफ कंपाउंड एंड एटम सेम टाइप के इज बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट। ये डिफरेंस होता है। क्लियर है? तो मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। केमिकल क्लासिफिकेशन तो वही लिखा हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, प्योर सब्सटेंसेज एंड मिक्सचर्स। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्योर सब्सटेंसेज की। तो सुनना, प्योर सब्सटेंस किसे बोला जाता है? When all constituent particle of a substance are same in chemical nature, जब किसी मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, भाई मैटर किसी ना किसी बेसिक चीज से तो मिलके बना होगा ना। जब कोई मैटर का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हम उठा के देखें और उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का केमिकल नेचर कैसा मिले हमें? सेम, तो उस मैटर को हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। एग्जांपल समझो, जैसे मेरे पास एक ग्लास है, इसमें मैंने पानी भरा। क्या बेटा? वाटर भरा इसमें मैंने। ठीक है? अब वाटर भरा। अब वाटर की बेसिक यूनिट क्या होती है? बहुत सारे छोटे छोटे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे? वाटर के मॉलिक्यूल्स। H2O, वाटर का फॉर्मूला होता है बेटा H2O। तो अगर मैं इसके किसी भी वाटर के किसी भी एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को निकाल के देखूंगा, तो वाटर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कौन है? H2O मॉलिक्यूल है। वाटर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है दैट इज H2O मॉलिक्यूल। तो मैं वाटर में एक तो पार्टिकल होगा नहीं, अनगिनत होंगे। तो इसमें से मैं किसी भी एक पार्टिकल को निकालूंगा तो वो हर बार कौन होगा? H2O ही होगा। कितने भी, मान ले मिलियंस ऑफ पार्टिकल है, कोई भी एक उठा के देखोगे तो हर बार आपको क्या मिलेगा? H2O ही मिलेगा। क्या कोई और फॉर्मूला का होता है वाटर? नहीं होता, यही होता है। हाँ यार, क्या अगर मैं यहां से पार्टिकल उठाऊंगा तो उसका फॉर्मूला H2 है? क्या मैं अगर यहाँ नीचे बॉटम में से पार्टिकल उठाऊंगा तो क्या इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा? नहीं होगा भाई, ये भी क्या रहेगा? वाटर H2O ही रहेगा। तो इस टाइप के सब्सटेंस, इस टाइप की मैटर को हम प्योर सब्सटेंसेस का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्योर सब्सटेंसेस। जिसमें क्या? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का केमिकल नेचर सेम हो, केमिकल नेचर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का सेम हो। क्लियर है? हाँ या ना? चलिए देखिए, वापस से समझा देता हूं मैं एक और बार, कोई दिक्कत नहीं, वापस से समझिए प्योर सब्सटेंस को। प्योर सब्सटेंस क्या है? ऐसी मैटर है जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का केमिकल नेचर सेम होता है। वापस से समझना। जैसे अच्छा, कोई और नया एग्जांपल उठा दो। बूंदी का लड्डू तो खाया है, ये लो बूंदी का लड्डू है ये। हाँ या ना? खाएगा लड्डू है भाई,
बूंदी का लड्डू, कलर चेंज कर लेते हैं आपके लिए, तो ये बूंदी का लड्डू मान लो। अब आप बाजार गए होगे, अब यो मत कहना बूंदी का लड्डू भी नहीं खाया हमने, ठीक है, वो तो समझेंगे। आपने दो टाइप के बूंदी के लड्डू देखे होंगे, मान लो ये बूंदी का लड्डू है भाई, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब दो टाइप के अपने बूंदी के लड्डू देखे होंगे। एक छोटी वाली बूंदी से बनता है जो बिल्कुल येलो कलर की होती है, वो पूरा एक जैसा दिखता है, हाँ या ना? तो वो एक प्योर मैटर है, प्योर सब्सटेंस है। और एक आपने देखा होगा कलरफुल बूंदी का बनाया जाता है, आप कभी जाना मंदिर मंदिर में 56 भोग वगैरह लगते हैं, वहां पे लगते हैं तरह तरह के। तो एक वो वाला बूंदी का लड्डू है जिसमें दो तरीके के बूंदी होती है, एक येलो भी होती है, रेड भी होती है, और किसी किसी में ऑरेंज भी होती है। अब तो आया समझ में? तो ये भी मैटर है, ये भी मैटर है, पर ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट सब नेचर में कैसे हैं? सेम है, तो ये क्या हुआ? प्योर। पर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट नेचर में क्या सेम है? नहीं है, अलग है, तो ये क्या हुआ? मिक्सचर हुआ। अब भी क्लियर नहीं हुआ तो फिर नहीं आएगा बेटा, छोड़ देना, यही लास्ट तरीका था समझाने का। बूंदी का लड्डू यार, ये तो सबने खाया होगा, तो जिसमें सेम टाइप की बूंदी से बन के बने, तो बूंदी के लड्डू के कॉन्स्टिट्यूएंट कौन हो गया? बूंदी हो गई कि ना भाई, बूंदी का लड्डू है, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? ये छोटी सी बूंदी हो गई, हाँ या ना? अब ये सेम टाइप की बूंदी से बने, तो ये कौन है? प्योर है। अगर इसमें दो तीन प्रकार की अलग अलग बूंदी टाइप की मैं यूज कर लूं, तो ये कौन है? मिक्सचर है। दैट्स इट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। ठीक है, हाँ या ना? अब भी नहीं क्लियर हुआ तो बेटा छोड़ो, फिर रहने देते हैं, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सुने, व्हेन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस आर सेम इन केमिकल नेचर, तो उस वाले बूंदी के लड्डू में सारे पार्टिकल का केमिकल नेचर सेम था, दूसरे में अलग था। तो ये भी प्योर सब्सटेंस दो प्रकार के होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। क्या क्या बेटा? एलिमेंट एंड कंपाउंड। चले अब एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस देखेंगे। प्योर है दोनों, दोनों ही पहली वाली बूंदी थी, एलिमेंट और कंपाउंड। बूंदी के लड्डू समझाए ना मैंने, प्योर है, दोनों ही प्योर है, एलिमेंट भी प्योर होता है, कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस। वो पहले वाला लड्डू है जिसमें कोई भी बूंदी उठाओगे आप, सबका केमिकल नेचर एक जैसा ही होगा। बहुत बढ़िया। एलिमेंट, एलिमेंट सुनना, इट इज डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस। बिल्कुल पहले वाला जो बूंदी का लड्डू मैंने दिखाया था, जो छोटी बूंदी से बना था, प्योर सब्सटेंस ही है। दैट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। बिल्कुल प्योर है तो एक ही काइंड के पार्टिकल होंगे, एंड दीज पार्टिकल मे एग्जिस्ट एज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? और ये जो पार्टिकल्स हो सकते हैं एलिमेंट के, या तो ये एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या मॉलिक्यूल्स, दोनों में से किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्या? एलिमेंट जो है उसकी बेसिक यूनिट एटम भी हो सकती है और मॉलिक्यूल, पर ये जो मॉलिक्यूल है ये सेम टाइप के एटम से मिलकर बना होना चाहिए। कैसे एटम से मिलकर के बना होना चाहिए? सेम टाइप के। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम नाम देंगे होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। आपने सुना होगा कि एलिमेंट की बेसिक यूनिट एटम होती है, बिल्कुल होती है, मैं मना नहीं कर रहा, सेम टाइप की एटम होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है, पर मॉलिक्यूल भी होती है। और वो भी कैसा मॉलिक्यूल? होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बने। एग्जांपल समझो, H2 मॉलिक्यूल है या नहीं? अरे भाई, मॉलिक्यूल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एटम, मॉलिक्यूल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एटम। जैसे सेल और टिश्यू होता है, सेल सेल मिलकर टिश्यू बनता है, वैसे एटम एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनता है। अब सेम टाइप के एटम मिला दें तो कैसा मॉलिक्यूल हो गया? होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। इनसे मिलके बनते हैं O2, S8, P4, ये सब मॉलिक्यूल है या नहीं? जल्दी बताओ। सेम टाइप के एटम से मिलके बने हैं, ये बताओ हाँ या ना? बिल्कुल सेम टाइप के से मिलके। तो क्या ये एलिमेंट की बेसिक यूनिट नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे भाई। हाइड्रोजन एलिमेंट है, नेचर में किस फॉर्म में मिलता है? H2 की फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है बेटा नेचर में? H2 की फॉर्म में। क्लियर है? बट क्या मैंने एटम बदला? नहीं, एटम सेम टाइप का ही मिल रहा है, इसीलिए ये कौन है? एलिमेंट है। तो एलिमेंट की बेसिक यूनिट कौन है? एटम ही है अल्टीमेटली। चले, तो ये मोनो एटॉमिक भी होते हैं बेटा, पॉली एटॉमिक भी होते हैं। मोनो एटॉमिक इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, ये सब मोनो एटॉमिक स्पीशीज लिखे, एलिमेंट है ये सब। दूसरे पॉली एटॉमिक, हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन Cl2, Br2, ओजोन, एसिड P4, ये दोनों ही एलिमेंट के केसेस हैं। किसके केसेस है बेटा? एलिमेंट। भाई हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, पर नेचर में किस फॉर्म में मिलता है? H2 की फॉर्म में मिलता है।
तो एलिमेंट की खासियत क्या है, इसमें एटम कैसे होंगे, सेम होंगे। अब आप मान लो एक बलून में हाइड्रोजन गैस भर लो, तो उस हाइड्रोजन गैस का जब आप कॉन्स्टिट्यूएंट उठाओगे तो वो कौन मिलेगा, H एटम ही मिलेगा। क्या इसके अलावा कोई और एटम मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली कैसा हो गया, प्योर सब्सटेंस हो गया। क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस हो गया। और वो भी कौन, एलिमेंट हुआ। कौन हुआ, एलिमेंट हुआ। क्लियर है, हाँ या ना। चलें आगे, अगला बात देखना, अगला समझें। अब एलिमेंट को हमने 3 क्लासेस में बांटा हुआ है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। एलिमेंट बेटा 3 प्रकार के मिलते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। और ये तीनों पूरे मिल मिला के कितने हैं हमारे पास, 118। इन तीनों को अगर मिला लो तो टोटल आज की तारीख में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 118, जिसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी और मेटलॉइड्स भी है। जिसमें मेटल भी है, मेटलॉइड्स भी है और नॉन मेटल्स भी हैं। क्लियर है, चलें अब फर्क समझेंगे मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स का। मेटल्स क्या है, मेटल ऐसा एलिमेंट है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और उसके पास चमक होती है। मेटल ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं जो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करे और उनके पास चमक हो, लश्चर हो, वो मेटल्स कहलाए जाते हैं। दूसरी बात, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, 9th में भी पढ़ा होगा ये आपने। तीसरा, दे आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब होता है मेटल को अगर हम हथौड़े से पीटेंगे तो उसकी हम शीट, चद्दर बना सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं। कूलर वगैरह बनाने में यूज करी जाती है, बहुत सारी जगह यूज होती है। एल्यूमिनियम फॉइल सबसे बेस्ट एग्जांपल, जिसमें हम पराठे वगैरह रैप कर लेते हैं, वो सब मेटल से बने, वो सब कैसे बने हैं, मेटल से। चले आगे आगे। दूसरा, डक्टाइल होती है मेटल, मतलब वायर्स बन सकती है, ड्रॉन इनटू वायर्स। चले अगला, ऑलमोस्ट ऑल मेटल एग्जिस्ट एज सॉलिड। एक खासियत और, मेटल्स ज्यादातर सॉलिड फॉर्म में मिलती हैं एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस आप मान सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर मेटल ये मिलती है एक्सेप्ट मर्क्यूरी, Hg। मर्क्यूरी के अलावा एक्सेप्शन है, Hg सिंबल होता है इसका, ये लिक्विड मिलता है। मर्क्यूरी कहाँ मिलता है, थर्मामीटर में आपने देखा होगा, जो सिल्वर कलर का ऊपर नीचे होता है ना, जब बुखार वगैरह चेक करते हैं तो वो मर्क्यूरी होती है वो, ठीक है ना, हाँ या ना। तो वो कैसे होती है रूम टेम्परेचर पे बेटा, नेचर में लिक्विड। इकलौती मर्क्यूरी ही ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। चले आगे। दूसरा, नॉन मेटल्स, जो प्रॉपर्टी इसके पास है, वो जो एलिमेंट ये सारी प्रॉपर्टी शो ना कर पाए, वो नॉन मेटल्स। तो सुनना, द एलिमेंट विच डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट, सही बात है, डू नॉट पोजेस लस्टर, सही बात है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर ब्रिटल इन नेचर, हाँ या ना। तो वो सारी प्रॉपर्टी जो मेटल शो कर रहा है वो ये ना कर पाते। क्लियर है, तो नॉन मेटल्स के पास ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं होती, ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं होती और नहीं होती। क्लियर है, कौन कौन सी, लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, चमक नहीं होती, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ब्रिटल होते हैं नेचर में, मतलब इनको अगर तुम हैमरिंग करोगे और सोचो शीट और वायर बना लो, नहीं बन पाएंगे, टूट जाएंगे। और ये तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी, तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट। अच्छा, एक एक्सेप्शन है नॉन मेटल जो करंट कंडक्ट करा लेता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कौन होता है, कार्बन होता है बेटा, कौन होता है, कार्बन। ग्रेफाइट एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट कंडक्ट करा लेता है बेटा इलेक्ट्रिसिटी, और हीट को भी कंडक्ट कर लेता है कभी कभी, ठीक है, कभी कभी क्या कर लेता है अक्सर, ठीक है। तो ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स का। चलो मैं आगे एग्जाम्पल देंगे। सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 तरीके के नॉन मेटल मिल रहा है। सॉलिड नॉन मेटल है सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन। लिक्विड नॉन मेटल है ब्रोमीन। गैसियस नॉन मेटल है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर है, एक्सेट्रा और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये याद कर सकते हैं आप, ये नॉन मेटल्स हैं। अगला, मेटलॉइड्स। कौन बेटा, मेटलॉइड्स। ये कौन है भाई, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके पास दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं, मेटल के भी और नॉन मेटल के भी। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके पास दोनों कैरेक्टर्स होते हैं, मेटल के भी और नॉन मेटल्स के भी। क्लियर है, अब कौन कौन है, नाम सुनना, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड एस्टेटाइन। ये पूरी 118 में से ये जो मैंने लिखे हुए हैं, दीज आर मेटलॉइड्स। और ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके पास दोनों प्रॉपर्टीज होती है, मेटल वाली भी और नॉन मेटल वाली भी। अब याद कैसे रखें, निमोनिक बना लेते हैं, मैं लिख दे रहा हूं, बोले शिवजी ऐसी सब तेरी आत्मा। देखें भाई क्या है ट्रिक,
बोले शिव जी ऐसी सब तेरी आत्मा, बोले फॉर बोरॉन फर्स्ट हो गया, शिव जी शिव फॉर सिलिकॉन सेकंड हो गया, जी फॉर जर्मेनियम थर्ड हो गया। तो बोले शिव जी ऐसी आर्सेनिक फोर्थ आ गया, सब एसबी एंटीमनी हो गया। कौन हो गया? एंटीमनी। बेटा सिंबल अलग है, नाम अलग है, लैटिन नेम्स है, ठीक है ना। चले, ये तो नॉर्मल नाम दिया, लैटिन नेम से ड्राइव करें इनके सिंबल्स। अगला तेरी टेलुरियम सिक्स्थ आ गया बेटा, टी टेलुरियम, ठीक है। और आत्मा 80 एस्टटाइन सेवेंथ। क्लियर है? तो ये कुछ 7 मेटलॉइड्स है। बोले शिव जी ऐसी सब तेरी आत्मा, क्या है बेटा? बोले शिव जी ऐसी सब तेरी आत्मा, मेरे ख्याल से याद हो जाएगा। और ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके पास दोनों कैरेक्टर है, मेटल का भी और नॉन मेटल का भी। उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा। चलें, अब नेक्स्ट प्योर मैटर की बात कर रहा हूं, कंपाउंड। किसकी मैं बात कर रहा हूं? कंपाउंड। फर्क क्या है अब उसमें सुनना। एलिमेंट में क्या था? एक ही टाइप का एटम मिल रहा था। कोई भी एलिमेंट उठाओ उसमें एक ही प्रकार का एटम मिल रहा है। जैसे आयरन उठाओ तो उसमें कौन मिलेगा? Fe एटम मिलेगा। सोडियम एलिमेंट है, उठाओ क्या मिलेगा? Na मिलेगा। हाइड्रोजन गैस उठाओ तो उसमें क्या मिलेगा? H2 मिलेगा। पर है तो सेम ही एटम H, हाँ या ना। क्लोरीन Cl2 एलिमेंट है बेटा, तो फिर भी सेम ही टाइप का एटम मिल रहा है। क्या इसमें अलग अलग प्रकार के एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं? नहीं। भले ही मॉलिक्यूल की फॉर्म में है बट एटम का टाइप, एटम का टाइप सेम है। एटम की संख्या ज्यादा कम है। एटम मोनोएटॉमिक पॉलीएटॉमिक संख्या से कोई मतलब नहीं है, नेचर से मतलब है। क्लियर है? एटम सेम टाइप के एटम मिलते हैं तो एलिमेंट होता है। कंपाउंड क्या होता है? इन्हीं एलिमेंट से मिलके बनता है बेटा। जैसे एग्जांपल देता हूं, वाटर। वाटर एक प्रकार का कंपाउंड है। अब ये वाटर किससे बनता है? H और O से। फॉर्मूला होता है H2O। क्या होता है बेटा? H2O। ये भी एक प्योर सब्सटेंस है। अब प्योर सब्सटेंस क्यों है वो सुन भाई। पानी है। कौन है ये? पानी है। अब इसके अंदर क्या मिलेंगे? मॉलिक्यूल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मॉलिक्यूल। तो ये भी मॉलिक्यूल का आएगा H2O का, ये भी मॉलिक्यूल का आएगा H2O का, ये भी मॉलिक्यूल का आएगा H2O का, ये भी मॉलिक्यूल का आएगा H2O का। तो क्या नेचर सेम है कि नहीं है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का? बिल्कुल भाई। बूंदी का लड्डू सेम बूंदी से बना है, क्या बूंदी का नेचर अलग हुआ? नहीं हुआ। तो कंपाउंड भी एक प्रकार का प्योर सब्सटेंस ही है, बट ये मॉलिक्यूल किससे बना है वो अलग चीज है। ठीक है ना? हाँ या ना? चले बस इसको और ध्यान से समझते हैं। कंपाउंड सुनिएगा, इट इज डिफाइंड एज द प्योर सब्सटेंस वापस दैट कंटेन्स 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। तो इसमें 2 या 2 से ज्यादा अलग डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं, कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। और ये भी खासियत है कि ये एटम्स फिक्स्ड रेशियो बाय मास में ही कंबाइंड रहेंगे। ये मैंने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में पढ़ाया तुम्हें 1-2 दिन पहले कि H2O है, इसमें हाइड्रोजन 2:16 या फिर 1:8 के रेशियो में रहेगा। ये किसका मास रेशियो है? HO का। ये भी किसका मास रेशियो है? HO का। चाहे तू वाटर कहीं से भी लेके आए, इन एटम्स का मास रेशियो बदलता नहीं है, यही लिखा है। तो क्या लिखा है? कंपाउंड्स क्या है? प्योर सब्सटेंस है। समझ में आ गया? 2 और 2 से ज्यादा डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बनते हैं। देख लो 2 डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बन रहे हैं, और ये डिफरेंट टाइप के एटम्स हमेशा कंबाइंड रहते हैं एक फिक्स रेशियो बाय मास में। मतलब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, मतलब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्लियर है? और क्या बना लेते हैं? एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। H2O क्या है? एक मॉलिक्यूल है। क्लियर है? जो इस कंपाउंड की क्या होता है? बेसिक यूनिट। क्या होता है बेटा? बेसिक यूनिट। चलो आगे, मेरे ख्याल से क्लियर होगा, आगे सुनना। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दीज मॉलिक्यूल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। और दूसरी खास बात, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है इस मॉलिक्यूल के, तुम सोचो कि फिल्टर करके अलग कर ले या किसी फिजिकल तरीके से तुम इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन को अलग कर लो, वो पॉसिबल नहीं है। बट केमिकल रिएक्शन की मदद से, किसकी मदद से? केमिकल प्रोसेसेस की मदद से, केमिकल रिएक्शंस की मदद से हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। तो वो लिखा है द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दीज मॉलिक्यूल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, बट कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। ये खासियत है मॉलिक्यूल और कंपाउंड में। ठीक है? ये खासियत है कंपाउंड के मॉलिक्यूल की, सॉरी किसकी? कंपाउंड के मॉलिक्यूल की। एग्जांपल CO2 वाटर सबसे बेसिक एग्जांपल है बेटा। क्लियर है बच्चा पार्टी?
मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आया होगा। एलिमेंट कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। एलिमेंट कैसे बना होता है? सेम टाइप के आइटम से। कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है, पर किससे बना होता है? 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एटम से, और वो एटम्स फिक्स्ड रेशियो बाय मास में कंबाइंड रहते हैं। अब कंपाउंड 2 तरीके के होते हैं, वो भी मैं खत्म कर देता हूं, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका। जैसे कौन कौन से? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। डिफरेंस बहुत सिंपल सा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कार्बन कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स? कार्बन कंपाउंड्स। ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। दूसरी बात, ये लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी लिविंग है उनमें पाया जाता है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन कार्बन कंटेनिंग, और ये नॉन लिविंग बींग्स में, नॉन लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं। क्लियर है? हाँ या ना? ये डिफरेंस है। बना ये भी मॉलिक्यूल का होता है, बना ये भी मॉलिक्यूल का होता है, बस फर्क है इसमें कार्बन एटम होना ही होना चाहिए, इसमें कार्बन एटम हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 टाइप के कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो वही लिखा है, ऑल द कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्स आर सेड टू बी ऑर्गेनिक। These compound essentially contain at least 1 कार्बन एटम, होना ही होना चाहिए, along with other atoms, और हो या ना हो कोई फर्क नहीं, बाकी कार्बन तो होना ही होना चाहिए और होने चाहिए इसके अलावा भी, पर कार्बन का प्रेजेंस बहुत जरूरी है। इसके अलावा ये सब भी मिलते हैं। एग्जाम्पल लिखा है ग्लूकोज एसिटिक एसिड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, C6H12O6। देखो कार्बन आ गया कि नहीं आ गया? 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट टाइप के एटम आए, बिल्कुल आए, तो कौन हुआ? कंपाउंड। एसिटिक एसिड CH3COOH, 2 से ज्यादा डिफरेंट टाइप के कंपाउंड आ रहे हैं, 2 आने चाहिए, नहीं तो 2 से ज्यादा आने चाहिए। क्लियर है? इनऑर्गेनिक, ऑल द कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स, जैसे अर्थ हो गई, सी वाटर हो गया, रिवर्स हो गई, अर्थ क्रस्ट हो गई, माइंस करके हो गई, वहां से अगर जो भी सामान या ऑब्टेन हो रहा है मैटर, वो सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लियर है? कैसा है? इनऑर्गेनिक। दीज टाइप ऑफ कंपाउंड आर मेड most probably found in rocks, mines, earth crust, sea, river, etc. इन सब में पाए जाते हैं। क्लियर है? क्या क्या? NaCl, NaI, NaNO3, KNO3, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये सब क्या है बेटा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मेरे ख्याल से यहां तक बात क्लियर होगी। चलूं मैं आगे? हाँ या ना? मेरे ख्याल से आप सभी को यहां तक बात क्लियर होगी। तो आपको मैंने आधा कंप्लीट करा दिया, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। कौन सा? वापस से एक बार चेक कर लेते हैं फ्लो चार्ट को, देखें। तो अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने प्योर सब्सटेंस कंप्लीट कर लिया, जिसमें मैंने आपको एलिमेंट बताए, कंपाउंड बताए। एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ये बताया। और कंपाउंड 2 बताए मैंने आपको, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ये आपका केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, वो भी प्योर सब्सटेंस, आपका कंप्लीट होता है। क्लियर है? अब बात बची मिक्सचर्स की। इस पार्ट को हम कर लेंगे क्योंकि टाइम फिर ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, तो बायो की क्लास कम रह जाएगी आपकी। तो मैं इस सेशन को यहीं तक रोक रहा हूं। कल आप लोग इसको रिवाइज करके बैठना, जब क्लास लेंगे आप, तो फिर हम बात करने जाएंगे कल मिक्सचर्स पे। क्लियर है बच्चों? तो अभी लाइव सेशन में बने रहे। बायो की क्लास अभी आपकी जस्ट 1 मिनट बाद चालू होगी।